हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स 9 एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 तो आप पढ़ ही चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 3। फ्रेंड्स, मॉड्यूल 2 में हमने पूरे इलेक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जाना। हमने जाना कि हमारा इलेक्शन सिस्टम होता कैसे है। साथ ही हमने आपको बताया कि पूरे इलेक्शन सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए 5 चीजों को समझना अच्छे से हमें पड़ेगा, और उनमें से 2 चीजें हमने आपको लास्ट मॉड्यूल में बताई, जो थी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि कैसे पूरे देश को या फिर स्टेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इलेक्शंस के लिए। साथ ही हमने नजर डाली वोटर्स लिस्ट पे, यानी कि वोट कौन कौन करेगा, उसकी लिस्ट कैसे बनती है, कब बनती है और कौन कौन वोट देता है। आज यानी थर्ड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन, इलेक्शन कैंपेन एंड पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। हम जानेंगे इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कि भाई कौन कौन है ऐसे लोग जो अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, इंडिया में कोई भी, जी हाँ, कोई भी अपने आप को इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है वो कर सकता है, अगर वो इंडिविजुअल मिनिमम 25 साल का हो। 25 साल का हो या तो फिर 25 साल से ऊपर हो, वो कैंडिडेट अपने आप को इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। साथ ही कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ऐसे सेट नहीं की गई है। दैट मीन्स नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इज देयर अगर किसी को नॉमिनेट करना है अपने आप को इलेक्शन कैंडिडेट के रूप। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि कोई सेट क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्यों सेट नहीं की गई है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया में एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको एजुकेशन किसी वजह से नहीं मिल पाता, बीट एनी रीजन, मनी, पॉवर्टी, कुछ भी अगर हो, कई लोगों को एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाती है इंडिया में। और अगर हम यही क्राइटेरिया बोल देंगे कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है तभी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, तो ऐसा अगर कर देंगे तो क्या होगा, एक जो बड़ा सेक्शन है सोसाइटी में वो अपने आप को नॉमिनेट ही नहीं कर पाएगा। शायद कुछ अच्छे जो कैंडिडेट्स होंगे उनसे भी हम हाथ धो बैठेंगे। तो ये अवॉइड करने के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट सेट नहीं किया गया है, क्योंकि लोग ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि वो किसको जिताना चाहते हैं। चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर ध्यान दे, ध्यान ना दे, वो पूरा गवर्नमेंट ने जनता पर छोड़ा हुआ है। अगर बात करें क्रिमिनल्स की, जिन पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है या फिर किसी पर कोई कानूनी केस चल रहा है, तो बहुत रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मना कर दिया जाता है कि भाई तुम अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकते एज एन इलेक्शन कैंडिडेट। तो ऐसा भी देखा गया है। तो कैंडिडेट्स को क्या क्या करना पड़ता है नॉमिनेशन के लिए, अब ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म, एक फॉर्म होता है, जैसे एडमिशन फॉर्म होता है या फिर बैंक में फॉर्म होता है अकाउंट खोलने के लिए, ऐसे ही नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है एक कैंडिडेट को। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जैसे अकाउंट खोलने में कई बार होता है कि भाई मिनिमम 5000 जमा करो तो अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे ही एक इलेक्शन नॉमिनेशन में कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट एक कोई छोटा सा अमाउंट होता है जो उसको जमा करना होता है। इसके साथ साथ लीगल वेरिफिकेशन भी करानी होती है। अब लीगल वेरिफिकेशन में क्या क्या कराना पड़ता है ये भी जान लीजिए। प्रॉपर्टी, असेट्स, लाइबिलिटीज, यानी जो भी उनके पास है उनका डिटेल देना होता है, कितनी उधारी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना असेट है, वो सब डिटेल्स देना पड़ता है। साथ ही अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, कोई FIR तो नहीं दर्ज है किसी के खिलाफ, उसका भी वेरिफिकेशन देना पड़ता है। उसके साथ साथ जितनी भी क्वालिफिकेशन है, बी 10th पास, 12th पास या PhD, BA, MA, कुछ भी, उसकी डिटेल सर्टिफिकेट जमा करानी होती है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जो एक कैंडिडेट को करना पड़ता है।
ये जो भी इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन में मिलती है वो इसलिए ली जाती है फ्रेंड्स, ताकि जो वोटर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको कुछ डिटेल्स मिल पाए कैंडिडेट्स के बारे में, कि भाई जो इलेक्शन में बंदा खड़ा हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फो, कि भाई कोई केस तो नहीं चल रहा, कितनी प्रॉपर्टी है, तो ये सब सिटीजन्स को पता चल जाता है इस वेरिफिकेशन, लीगल वेरिफिकेशन के बेसिस पे। तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं भाई किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। तो एक बार इसको रिकैप भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, टू नॉमिनेट वन सेल्फ फॉर एन इलेक्शन कैंडिडेट, द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 25 years. There is no minimum educational qualification requirement for nominating of the candidates. For the nomination process, a candidate first fills the nomination form. Then he or she gives some money as security deposit. Then legal declaration or verification is done, where the candidate needs to give the information regarding the assets and liabilities, plus if any criminal records, so that document also needs to be submitted. Along with that, any educational qualification which he or she has, they need to submit the required certificates and mark sheets. Now, moving on friends, हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट, यानी कि इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन का मतलब क्या है? कैंपेनिंग का मतलब प्रचार करना। जो इलेक्शन के लिए प्रचार होता है उसी को हम इलेक्शन कैंपेनिंग कहते हैं। अब कैंडिडेट ने खुद को नॉमिनेट तो कर दिया, पर वोटर्स के पास जाए कैसे, उनके साथ बातचीत कैसे करे, तब हेल्प करता है इलेक्शन कैंप। इलेक्शंस जब होते हैं उससे अराउंड लगभग 2 वीक्स पहले फाइनल जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो अनाउंस हो जाती है, ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये लोग हैं जो हमारे एरिया में इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। तो ये जो 2 वीक्स पहले अनाउंस हो गई लिस्ट, ये 2 वीक्स होते हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स के पास। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली वोटर्स से बातचीत कर सकते हैं। कैसे बात करते हैं वो लोग क्या करते हैं, रैलीज निकालते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जीप में या फिर ट्रक में, गाड़ी में, किसी में भी रैली निकल रही है पॉलिटिकल पार्टी की। इस समय आपने ध्यान दिया होगा कि मीडिया में, यानी कि न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो, टेलीविजन, इनमें भी इन्हीं पार्टीज का प्रचार चल रहा होता है, एडवर्टीजमेंट अपेयर हो रहे होते हैं, सुनाई दे रहे होते हैं। तो ये सब कैंपेनिंग का ही एक हिस्सा है। इस समय जो पार्टीज का मेन फोकस होता है वो होता है लोगों का ध्यान या फिर बोले अटेंशन, उसको अट्रैक्ट करना। तो वो क्या करते हैं, कैंपेनिंग तो करते ही हैं, साथ में उन कैंपेनिंग में वो क्या करते हैं, सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इश्यूज उनको हाईलाइट किया जाता है। जैसे करप्शन किसी ने मुद्दा ले लिया, जैसे आम आदमी पार्टी ने लिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, वैसे ही टेररिज्म कोई ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ इश्यूज पार्टीज उठाते हैं ताकि लोगों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर सके, और कई लोग उन टॉपिक्स में इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो वोट उसी पार्टी को करते हैं जो उनको जो पसंद है वो टॉपिक से डील कर रहे हैं। तो कुछ इश्यूज होते हैं जो सिटीजन्स को कन्विंस कर लेते हैं पूरी तरह कि भाई यही पार्टी है जो पूरी तरह उनकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, करप्शन हटा के या फिर टेररिज्म को हटा के। कई पार्टीज कई स्लोगन्स का यूज भी करती है। जैसे कैंपेनिंग के समय कुछ स्लोगन वो लोग पेट बना लेते हैं, हर एक रैली में, स्पीच में वही स्लोगन का वो लोग यूज करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस स्लोगन को यूज किया था, तभी वो लोग दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में जीते भी थे, कांग्रेस को हराया था उन्होंने। प्लस आपने सुना होगा जब बीजेपी रूल में आई तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए एक स्लोगन बनाया गया था, मॉडिफाइड इंडिया। मॉडिफाइड इंडिया से ही मोदिफाइड इंडिया। तो ये भी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था उस समय। इस तरह के स्लोगन्स पार्टीज को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है और वो सोचते हैं कि भाई यही पार्टी है जो हमें हेल्प करेगी अपने जो भी हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में, और देश का भला भी यही पार्टी करेगी। तो फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग।
अब व्हाट टू डू तो आप जान ही गए हैं कि भाई इलेक्शन कैंपेन में क्या क्या होता है, रैलीज निकलती हैं, एड, स्लोगन्स वगैरह वगैरह। अब आपको बताते हैं कि क्या नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई बिल्कुल ब्राइब नहीं दे सकते, बिल्कुल घूस नहीं दे सकते लोगों को कि इतने पैसे रख लो, वोट मुझे ही देना, ये 3 टाइम का खाना खिला दिया, वोट मुझे ही देना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। साथ ही धमकी बिल्कुल नहीं दी जा सकती, थ्रेटनिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती कि भाई धमका दिया, अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है या फिर किसी को बड़ी जान पहचान है तो धमका दिया कि भाई वोट मुझे ही देना वरना ये हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। साथ ही किसी भी तरह से वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन, कि भाई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ऐसे इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर सकते कि मुझे ही वोट देना क्योंकि मैं इस धर्म का हूँ या इस जाति का हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। साथ ही गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज करना भी अलाउड नहीं होता, जैसे व्हीकल्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हो गए, इनको यूज करना मना होता है कैंपेनिंग के टाइम पे। साथ ही जो पैसे, एक लिमिट होती है पैसे खर्च करने की कैंपेनिंग के टाइम, क्योंकि जब एड्स देने होते हैं, मीडिया में देने होते हैं, प्रिंट और टीवी एड्स, तो उन पे भी पैसे खर्च होते हैं। साथ ही रैलीज के टाइम पे भी बहुत पैसा खर्च होता है। तो जो पार्टीज हैं उनको 25 लाख ये अमाउंट बोला गया है लोकसभा इलेक्शन के लिए, और विधानसभा इलेक्शन के लिए 10 लाख, 25 लाख लोकसभा और विधानसभा 10 लाख। इससे ज्यादा अमाउंट नहीं खर्च करना चाहिए कैंपेनिंग के टाइम। साथ ही जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए कि भाई ये डेट में इलेक्शंस हैं, तो उसके बाद कोई भी मिनिस्टर को या फिर कोई भी पार्टी को कोई भी नई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी उन्होंने बोल दिया कि भाई हम ये रोड बनाएंगे या फिर हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, ये पुल बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट का, पॉलिसी का डिसीजन ऐसे टाइम पे डिक्लेयर करना एकदम साफ साफ क्या हो जाता है कि वो या तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या तो उनको भाई ब्राइब कर रहे हैं कि भैया हमें वोट देना, हम तो ये काम आपके कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा पहले करें, इलेक्शन डिक्लेरेशन के पहले करें कि भाई इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए पहले कर दिया, तो फेयर है, बट बाद में करना इज स्ट्रिक्टली नो। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा कि क्या क्या नहीं करना ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। First, there should be no bribery done. Second, no political party can threaten anyone. Plus, they cannot influence voters for voting their parties on the basis of caste or religion. Plus, government resources like vehicles, aircrafts, officials for campaigning cannot be used. Plus, for Lok Sabha elections, 25 lakhs is the fixed amount for spending in the election campaigning. Plus, for Vidhan Sabha election, 10 lakhs is the fixed amount for spending in the election campaigning. Once elections are announced, ministers shall not take any big policy decisions or lay foundation stones of any new projects. तो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ इलेक्शन कैंपेनिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और 5वां जो लास्ट पॉइंट है ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस का, उसको एक बार समझ लेते हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हो गई, वोटर्स लिस्ट बन गई, नॉमिनेशन फॉर्म भी भर लिए गए, कैंपेन हो गया इलेक्शन का। अब आता है फाइनल डे, यानी कि वोटिंग, इलेक्शन का डे। तो सारे वोटर्स को क्या करना है? आईडी कार्ड लेकर इस दिन अपने नियरेस्ट पोलिंग बूथ पर जाना है इलेक्शन करने, क्योंकि वोटिंग में आपको बताया था हमने आईडी कार्ड ले जाना बहुत जरूरी है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई बूथ्स होते हैं, कई पोलिंग बूथ्स होते हैं, पर आप वही वोट करने जा सकते हैं जहां की लिस्ट में आपका नाम हो, ठीक है ना। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, जैसे ही पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स वहां होंगे। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो पूरे इलेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करती है और पूरा ओवरलुक करती है इस पूरे प्रोसीजर को। इस कमीशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में बताएंगे। तो जब पोलिंग बूथ पे गए तो यही इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स वहां होंगे और वो आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे।
वो देखेंगे कि लिस्ट में जो नाम है और आईडी कार्ड में नाम है वो सेम होना चाहिए, प्लस द फोटोग्राफ शुड बी द सेम। फिर वो क्या करेंगे, जो ऑफिशियल है वो आपकी उंगली पर एक काला मार्क लगाएंगे और आपको वोट कास्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। तो ये होता है जब आप जाते हैं एक पोलिंग बूथ में। जब आप वोटिंग करने गए, वहां रहेगा ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो आपके वोट को रिकॉर्ड करेगी। आपको क्या करना है, जिसको भी आपको वोट करना है उस कैंडिडेट के नाम के साइड में जो बटन होगा वो आपको प्रेस कर देना है। जब वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तो जितनी भी ईवीएम्स हैं, ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वो सील कर दी जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सील कर दिया जाता है उनको, और एक सेफ प्लेस पर, सुरक्षित जगह पर उन सारी ईवीएम्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पोलिंग तो हो गई, पोलिंग में आपने जान लिया क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं रिजल्ट की, यानी कि जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है उसकी बात करते हैं। तो जितनी भी ईवीएम्स जो सील हुई हैं वो एक सेफ प्लेस पे आ गई। वहां जाके उन ईवीएम्स को खोला जाता है और वोटिंग की काउंटिंग की जाती है, शुरू हो जाती है। जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो जीत गया और जिसको कम वोट्स मिले वो हार गया। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत रेयर ऐसे होता है कि ऐसा हो जाए कि दो कैंडिडेट्स को एक ही वोट्स मिले, यानी कि टाई हो जाए। अगर ऐसा कभी हो तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि लॉटरी सिस्टम से विनर डिसाइड किया जाता है। जैसे चिट सिस्टम हो गया, उसी तरह से विनर को डिसाइड किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना यहाँ जरूरी है कि जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे जो भी काउंटिंग होती है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो काउंटिंग होती है वो यूजुअली सेम टाइम पर और सेम डे पे होती है। इसलिए आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में कि टीवी पे या फिर रेडियो में आपने देखा होगा, जब भी इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा होता है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अपडेट आता रहता है एक साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि सेम टाइम पे लगभग और सेम डे पे काउंटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंडिया में जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वो एक सिस्टमैटिक रूप से होता है, जो आपने अभी पढ़ा। तो जो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स है, इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऑल द सील्ड ईवीएम्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ब्रॉट टू अ सिक्योर एंड सेफ प्लेस। EVMs are then opened and votes for each candidate are counted. The one with highest number of votes win. The counting takes place usually on the same day and same time in all the constituents. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो आपने टोटल 5 पॉइंट्स में समझा। तो अब तो आप पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो इंडिया में होता है वो अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब तैयार हो जाइए सारे क्वेश्चंस का फटाफट आंसर करने के लिए।